ये सोचें कि जब गैस एक्सपेंड करती है तो आपने देखा होगा कि कूलिंग का इफेक्ट जो है वो कॉज करती है। इसकी एक एग्जांपल इस तरह से हम ले सकते हैं कि स्पिरिट जो होता है, ठीक है, या परफ्यूम होता है, उसको जब अपने हाथ पे आप स्प्रे करते हैं तो थोड़ी देर बाद आपको कूलिंग का इफेक्ट जो है वो फील हो रहा है। ठीक है, रीजन ये है कि वो आपके हाथ से हीट को एब्जॉर्ब करके इवेपोरेट हो रही होती है। तो इसी तरह से गैस भी जब एक्सपेंड करती है ना तो उसका टेम्परेचर क्या होता है, डाउन जाता है। और जब उस गैस को आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, उसका वॉल्यूम कम करते हैं, तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज होता है। एक्सपेंशन में जो डिक्रीज इन टेम्परेचर आ रहा है उसको कांस्टेंट रखने के लिए बाहर से गैस एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगी, हीट एनर्जी को, ठीक है। और इसी तरह से कंट्रैक्शन में जो हीट जो उसके टेम्परेचर में इंक्रीज आ रहा है, बढ़ रहा है जो टेम्परेचर, उसको कांस्टेंट रखने के लिए एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ हीट को वो बाहर इवॉल्व कर देती है, बाहर निकाल देती है, जिसको आप एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक प्रोसेसेस के नाम से केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं। ठीक है, एंडोथर्मिक क्या है कि जिसमें आपको कूलिंग इफेक्ट शो हो रहा होता है, बाहर से जो है वो हीट, और एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक क्या है जिसमें एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ हीट बाहर की तरफ निकाली जा रही होती है। तो ये डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज हैं, इससे परेशान ना होइए कि बार बार डिस्कस इतना होंगी कि आप सबको जो है वो ये चीजें याद हो जाएंगी। तो एक्सोथर्मल, एडियाबैटिक, दो डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोसेसेस हैं जो कि हमें यहाँ पर रिक्वायर्ड हैं। ठीक है, इसके अलावा ये दोनों इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस हैं। इसके अलावा हमारे पास कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट वॉल्यूम, जिसको हम आइसोबैरिक और आइसोकोरिक प्रोसेस भी कहते हैं। मैं आपको ये नोट्स में बताऊंगी कि आइसोकोरिक या आइसोबैरिक प्रोसेसेस क्या हैं, और ये भी टाइप ऑफ प्रोसेसेस हैं जिनको हमने देखना है। और ये तो तमाम प्रोसेसेस हैं जो कि जिन प्रोसेसेस को ओबे करके एक गैस एक्सपेंड या कॉन्ट्रैक्ट हो सकती है। बेसिकली द कंपेंडियम, द समरी इज दिस के हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में हमने एक गैस के बिहेवियर को देखना है सिर्फ, कि उसकी एक्सपेंशन किन किन फैक्टर्स की वजह से हो रही है, उसकी कंट्रैक्शन किस किस फैक्टर की वजह से हो रही है, और उसी को हम जो है वो वर्क डन कहेंगे। और यही चीजें हमने जो है वो डिस्कस करनी है। जब हम पढ़ लेंगे, अब मैं यहाँ से इसके पॉइंट्स छोड़ रही हूँ। अब मेरा ख्याल है कि एक आपके माइंड में मैप बन चुका है थर्मोडायनेमिक्स का, जो कुछ हम पढ़ने जा रहे हैं। और ऑनेस्टली स्पीकिंग इट इज मच इजियर देन इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म जो आपने कोर्स पढ़ा था, वो उसमें बहुत सारा मैथ्स रिक्वायर्ड था, डेरिवेशंस रिक्वायर्ड थी, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स रिक्वायर्ड थे। यहाँ पे हमें उतने अमाउंट ऑफ कॉन्सेप्ट्स रिक्वायर्ड नहीं है, उतना अमाउंट ऑफ मैथमेटिक्स रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है, और ये इसलिए भी आसान है। देखें, आप मॉलिक्यूल एटम्स को, प्रोटॉन को, इलेक्ट्रॉन को, या जो भी आपने वहां पे चार्जेस पढ़े हैं, उनको अपनी आंखों से नहीं देखा हुआ आपने, ऐसे ही है ना? तो उन चीजों को इमेजिन करना, उनको समझना आपके लिए मुश्किल है। इलेक्ट्रिक फील्ड को आपने कभी उसकी शक्ल, मैग्नेटिक फील्ड की शक्ल आपने खुद से नहीं देखी, या आपने कूलम्स लॉ को, या आपने जो है वो बाकी लॉज जैसे लेंसेज लॉ, फैराडेज लॉ, ये आपने सारे पढ़े हैं, बायो-सावर्ट लॉ, इन लॉज को फॉलो होते हुए खुद से नहीं देखा। लेकिन आपने थर्मोडायनेमिक के बेसिक लॉ को, पास्कल्स लॉ को खुद से फॉलो होते हुए देखा है। और जो एग्जांपल ये थी कि एक अमाउंट ऑफ यानी रिक्वायर्ड अमाउंट से ज्यादा जब आप गैस फिल कर देते हैं किसी बलून के अंदर, तो वो बर्स्ट हो जाता है। और पास्कल्स लॉ है, क्योंकि पास्कल्स लॉ के अकॉर्डिंगली प्रेशर जो है वो तमाम डायरेक्शन में इक्वली ट्रांसमिट होता है। ठीक है, इक्वली प्रेशर जो है वो उसको बर्स्ट कर रहा है। इसी तरह से आपने गैसेस को कॉन्ट्रैक्ट होते हुए भी देखा है, उनको एक्सपैंड होते हुए भी देखा है, आपने उसके टेम्परेचर चेंजेस को खुद से फील किया हुआ है। तो ये आपकी ऑब्जर्वेशन इतनी कंक्रीट है आपके माइंड में कि थर्मोडायनेमिक्स को पढ़ना बहुत आसान हो जाता है। और ये स्टूडेंट्स का, फिजिक्स के स्टूडेंट्स हों या मैथ्स के स्टूडेंट्स हों, उनका जो फेवरेट फिजिक्स का कोर्स रहता है वो थर्मोडायनेमिक्स ही रहता है हमेशा। ठीक है, तो इस कोर्स को हमने बड़ा लाइटली लेके चलना है। और इस कोर्स के लिए मैंने आपको हेलिडे रेजनिक बेसिकली आपकी रिकमेंडेड बुक है, लेकिन मैंने हेलिडे रेजनिक नहीं लगवाई। मैं आपको जिस किताब के नोट्स भेज रही हूँ, आपने उसी को अच्छी तरह कर लेना है, तो आपके लिए वही मोर देन एनफ होगा। ठीक है, अच्छा जी। तो हमने आगे जो कुछ उसमें पढ़ना है ना, जब हम थर्मोडायनेमिक्स को पढ़ लेंगे, थर्मोडायनेमिक्स की याद रखिए 3 लॉज हैं। कितने लॉज हैं? 3 लॉज। ठीक है, 3। पहला लॉ कहलाता है जीरोथ लॉ। हाँ, दूसरा क्या कहलाएगा? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तीसरा क्या कहलाएगा? सेकंड लॉ। देखिए कितना आसान है लॉस का नाम याद रखना, 0 से लेके सेकंड तक आपने जाना है।
ठीक है। जीरो लॉ बहुत इंपॉर्टेंट बहुत आसान है और उसको ना याद रखने की जरूरत पड़ती है और ना उसकी बहुत ज्यादा इम्प्लीमेंटेशन आप देखेंगे। जो बहुत इंपॉर्टेंट लॉज हैं वो है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। और जो जितनी Yes, भी थर्मोडायनेमिक्स है, हम खुद एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम है, हमारे अंदर हीट चेंजेस आते हैं, हम खुद जो है वो वर्क डन कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ हीट और वट एवर, ठीक है। तो इसी तरह से हमारे इर्द गिर्द जो चीजें पड़ी हैं, जिस जिस सराउंडिंग में हम बैठे हैं, हमारे इर्द गिर्द एयर मौजूद है, वो एयर भी एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम है। जो सूरज निकलता है और वो सूरज जो चेंजेस प्रोड्यूस करता है हमारे एटमॉस्फेयर में, वो भी एक थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है। सूरज से बाहर जरा दूर चले जाएं, जो स्टार्स हैं उन स्टार्स के चमकने के कलर्स आप देख रहे होते हैं, कभी आपको कुछ ब्लूइश लाइट, कभी व्हाइट लाइट, कभी कुछ रिफ्लेक्शन नजर आता है, वो सब थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस हैं, ठीक है। इसी तरह से गैलेक्सीज, जो गैलेक्सीज है, इसी तरह से आपने सुना होगा द यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग ऑफ यूनिवर्स, यूनिवर्स एक्सपेंड कर रही है, फैल रही है, ठीक है। और आपने ये भी सुना होगा कि पहले जो पानी है वो इस अर्थ के प्लेनेट के 3/4 पार्ट पे मौजूद है और एक हिस्से पे खुश्की है जिसपे हम बेसिकली रहते हैं, ठीक है। लेकिन विद द टाइम yes, बीइंग पानी जो है वो उस खुश्की वाले हिस्से में भी एक्सपेंड होता जा रहा है। अक्सर आपने न्यूज में या इस तरह के कोई साइंस लेटर्स जो होते हैं, इनमें ये बात yes, मैम, ये नहीं सऊदी अरेबिया की। हाँ नहीं भी सुनी तो अभी भी जो है वो आपको ये आपने सुन ली है। अक्सर हम ये भी सुनते हैं कि कराची में जो साहिल है, गवादर में जो साहिल है, उसका उसका जो एरिया वो कम होता जा रहा है। द रीजन इज के जो सी है, जो समंदर है, वो एक्सपेंड कर रहा है, ठीक है। तो समंदर के एक्सपेंशन की तरह यूनिवर्स भी एक्सपेंड कर रही है, प्लैनेट्स दूर मूव कर रहे हैं। आप जब बचपन में प्लैनेट्स के नाम याद करते थे, 9 प्लैनेट्स के नाम आपने याद किए थे, अब उन 9 में से एक प्लैनेट इस वक्त मौजूद नहीं है सोलर सिस्टम में। कोई बता सकता है कि वो कौन सा प्लैनेट है? प्लूटो। प्लूटो इज नॉट द पार्ट ऑफ आवर सोलर सिस्टम नाउ, ठीक है। क्योंकि वो एक्सपेंशन इतनी हो गई कि सन से जो उसकी फोर्स थी वो खत्म हो चुकी है, तो वो उसमें से मूव कर गया, मूव आउट कर गया, डिस्टेंस बढ़ गया ना, तो फोर्स भी कम हो गई, ठीक हो गया। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं। थर्मोडायनेमिक्स इज अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट और मैं यही चाहूंगी कि आप इसको इंटरेस्ट के साथ पढ़ें। पेपर्स, टेस्ट, वो सब चीजें अपनी जगह, लेकिन नॉलेज जो है वो उसका एक अपना लेवल होता है, ठीक है। तो कोशिश कीजिए कि हर चीज को समझें और नॉलेज को जो है वो ज्यादा से ज्यादा ग्रैब कर सकें। बहुत स्लोली चलेंगे हम। 6 चैप्टर्स के नेम आपको मैंने भेजे थे, ये पूरे 6 चैप्टर्स ही हैं जो हमने इस सेमेस्टर में पढ़ने हैं और ये बहुत लेंथी चैप्टर्स नहीं है। पहला चैप्टर मैंने आपको भेज दिया, देख लें उसमें कितनी जो है वो आपके पास क्वांटिटी है। यस मैम। ठीक है, तो बहुत स्लोली चलेंगे, जिसमें हम प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे, जिसमें हम लेक्चर भी रखेंगे और आपके टेस्ट और वो सब चीजें इंशाल्लाह चलती रहेंगी, ठीक है। तो आई थिंक कि अब आपका थोड़ा इंटरेस्ट डेवलप हो गया होगा इस सब्जेक्ट में, जो कि बेसिकली मेरा पर्पस था आज के लेक्चर का, कि आपका इंटरेस्ट डेवलप करवाया जाए हीट। यस मैम। Yes, ठीक है, तो इंशाल्लाह हमें इसको पढ़ते हुए मजा आएगा, डिस्कस करेंगे, मिलके पढ़ना है। मैं पढ़ा नहीं रही, हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। ओके मैम। तो okay, मैम। थर्मोडायनेमिक्स के लॉज पढ़ने के बाद हमने जो है वो इसको इम्प्लीमेंट करना है। आपके घर में जो बेसिक थर्मोडायनेमिक सिस्टम है वो 2 सिस्टम घर के अंदर मौजूद हैं। एक है रेफ्रिजरेटर, फ्रिज भी कहते हैं जिसको, और दूसरा है हीट इंजन, जो कि आपकी गाड़ी का, बाइक का, जो भी आपके व्हीकल्स हैं उनका इंजन। ये बेस्ट एग्जांपल्स हैं, हमारे सामने मौजूद हैं और इसलिए हम इनको जब पढ़ेंगे तो हमारे लिए जो है वो आसानी होगी। तो हमने रेफ्रिजरेटर पे भी थर्मोडायनेमिक लॉज को इम्प्लीमेंट करना है और इसी तरह से हमने इंजन पे, हीट इंजन पर भी थर्मोडायनेमिक लॉज को इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। और इसके Yes, अलावा जो हम पढ़ेंगे थोड़ा बहुत मैथ्स जो इसमें आएगा वो स्टैटिस्टिक्स का होगा। स्टैट्स क्या है? बेसिकली जब स्टैट्स का नाम आपके माइंड में आता है तो आपके माइंड में एक वर्ड आना चाहिए, दैट इज बेसिकली एवरेज। जो हम एवरेज, मीन जो पढ़ रहे होते हैं किसी चीज का, वो बेसिकली स्टैटिस्टिक्स है, ठीक है। तो चूंकि हमारे पास रैंडम बिहेवियर है, यहाँ पे हमें स्टैटिस्टिक की जरूरत पड़ेगी। हमें थोड़ी सी देखना है कि डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, एवरेज वैल्यू क्या है, एंड ऑल दीज थिंग्स। तो एंट्रोपी बेसिकलि क्या चीज है? देखिए, इसकी एक ऐसी एग्जांपल मैं आपको देती हूँ ताकि आपको ये चीज जो है वो भूले ना। आप एक लैंड पे खड़े हैं, एक कच्ची जमीन है आपके पास, और आपसे कहा जा रहा है कि यहाँ से मिट्टी को जमा करें और एक पीक बनाएं, एक पहाड़ नुमा चीज बनाएं। तो वो बनाने के लिए आपको क्या चाहिए?
मट्टी, मटेरियल मट्टी मैम। और वो कहाँ से लेंगे आप? जमीन से। जमीन से मैम। इस दुनिया में जो भी चीज बन रही है ना, वो ऑलरेडी इस किसी ना किसी फॉर्म में यहीं पे मौजूद है, ठीक है? और उसी को यूज करके उसी की यूटिलाइजेशन एक न्यू फॉर्म जो है वो चेंज करेगी। अब आपने एक पॉइंट से मिट्टी निकालना शुरू की और उसको दूसरी जगह डंप बनाना शुरू कर दिया, तो आप देखेंगे कि फॉर एग्जांपल अप्रोक्सीमेटली जिस शेप की आपकी पहाड़ी बन रही है, उसी के ऑपोजिट शेप का आपके पास क्या बनेगा जमीन के अंदर उसी के ऑपोजिट शेप में ऑलमोस्ट आपके पास एक होल सा बन जाएगा। ठीक है, एक डेप्थ आ जाएगी ना, ठीक है? तो देखें, एक चीज बनी है और एक चीज उसी तरह से खत्म भी हुई है। यस मैम। तो एंट्रोपी बेसिकली क्या है कि जब कोई चीज बन रही है तो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी, जो रेंडमनेस उसमें यूज हो रही है, वो कहीं ना कहीं दूसरे फॉर्म में नेगेटिव फॉर्म क्रिएट कर रही है, ठीक है? अगर आपने पहाड़ बनाया, वो अगर आपके पास पॉजिटिव चीज कोई बनी है तो उसके लिए एक नेगेटिव चीज भी हुई है। समझ रहे हैं सब? यस मैम। ठीक है, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है एंट्रोपी का। और इसको अगर हम रिलेट करें ना, तो आप सब मैथ्स के स्टूडेंट हैं, आई वुड लाइक कि आप जो है वो इस चीज में पार्टिसिपेट करें। ये मैथ्स वालों को सबसे अच्छे तरीके से ये बात समझ आ सकती है। इनिशिएट किसी भी पॉइंट का जो इनिशियल पॉइंट होता है, जो किसी भी चीज को हम स्टार्ट करते हैं, वो सिंगुलर पॉइंट कहलाता है, ठीक है? जो आपके यूनिवर्स का स्टार्ट हुआ उसको हम मानते हैं बिग बैंग थ्योरी से, आप सबने सुना होगा बिग बैंग थ्योरी। वो हम कहते हैं कि सिंगुलर पॉइंट था, वहां से जो है वो स्टार्ट हुआ इस यूनिवर्स का, ठीक है? और एक चीज पॉजिटिव में चली, यानी सन बना, प्लैनेट्स बने, उसमें जो है ना वो फिर सिस्टम चलना शुरू हुआ। तो जिस तरह आपने जब पहाड़ बनाया था तो उसका एक नेगेटिव इफेक्ट भी रह गया था, तो इसी तरह बिग बैंग का भी कोई नेगेटिव इफेक्ट रह गया है, जिसको हम ब्लैक होल कहते हैं। यस मैम। ठीक है, समझ रहे हैं? क्या कहते हैं मैडम? ब्लैक होल। ब्लैक होल। ठीक है, ये सिंगुलर पॉइंट्स जो हैं वो बेसिकली जो क्रिएट हो जाते हैं, वो इस चीज की थ्योरी है। इसको बहुत डिटेल में मैं नहीं लेके जा रही हूँ, लेकिन जो पॉइंट आपको बताना था कि जितनी भी जो रिसर्च हो रही है साइंस में, फिजिक्स और मैथमेटिक्स वाले रिसर्च एक साथ करते हैं, तो वो बेसिकली एक सिंगुलर पॉइंट ढूंढ रहे हैं, एक स्टार्ट ऑफ द यूनिवर्स ढूंढ रहे हैं, और उसको मैथ्स की इक्वेशन से एक्सप्लेन करना चाहते हैं। आपको मैं एक बुक रिकमेंड करूंगी, आपके पास अभी 3-4 दिन हैं, आप चाहें तो इस बुक को पढ़ सकते हैं। इस बुक का नाम है द ब्रीफ आंसर्स टू द बिग क्वेश्चन, ब्रीफ आंसर्स टू द बिग क्वेश्चंस, ठीक है? और ये लिखी है मोस्ट जीनियस पर्सन स्टीफन हॉकिंग, जो साइंटिस्ट थे फिजिक्स के, रिसेंटली उनकी डेथ हुई है, ठीक है? उनकी लिखी हुई है। एक चीज मैं आपको मना कर दूं इसमें, चूंकि वो गॉड का जिक्र कर रहे हैं, गॉड एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, इस चीज की पे बहस हो रही है, वो चीज पढ़ाना मेरा मकसद नहीं है कि आप वो चीज जाके पढ़ें, कि उस बहस में पढ़ें। अभी हमारे पास इतना नॉलेज नहीं है, ठीक है? अभी हम बीएस के सेकंड सेमेस्टर में, तो हम उस बहस नहीं करें। बताती हूँ मैं, मुझे जरा बात कंप्लीट करने दें। तो उस चीज में हम बहस नहीं करें। जो चीज मैं आपको बताना चाह रही हूँ उसमें इक्वेशन लिखी हुई है एंट्रोपी की, जो कि मैथमेटिशियंस ने डिस्कवर की है, और वो जो कतवा जिसको कहते हैं, जो कबर पे पत्थर लगाया जाता है, उसके ऊपर लिखी हुई है वो एंट्रोपी की इक्वेशन, इसी साइंटिस्ट के, स्टीफन हॉकिंग के। तो वो बेसिक इनिशियल इक्वेशन है। एंट्रोपी जो है वो मैथ्स वालों के लिए, फिजिक्स वालों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग क्वांटिटी है, जिसकी एक एग्जांपल मैंने आपको दे दी है। कुछ बनाना है तो कुछ खत्म करना पड़ेगा, तो इसी तरह से यूनिवर्स बना है तो उसका कुछ एंटी यूनिवर्स भी बना होगा, ठीक है? कोई पॉजिटिव चार्ज बनता है तो उसका एक एंटी पॉजिटिव चार्ज भी बनता है। इलेक्ट्रॉन बन रहा है तो एक पॉजिट्रॉन भी बन रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है तो पॉजिट्रॉन पॉजिटिव है, ठीक है? तो बुक का नेम अगर आप कह रहे हैं रिपीट कर दें, तो बुक का नेम है ब्रीफ आंसर्स टू द बिग क्वेश्चन एंड रिटन बाय द स्टीफन हॉकिंग, ठीक है? ये बुक का नेम है। हाँ जी, पूछे। मैम ये जो साइंटिस्ट था, इसने भी आखिर में जाके इतराफ तो किया था कि एक कोई फोर्स है जो पूरी दुनिया को यही तो ढूंढ रहे हैं ना बेटे, यही तो वो सब ढूंढ रहे हैं, और उस चीज को वो फाइंड नहीं कर सके। आपको पता है कि एक वर्ड आप गूगल पे लिख के सर्च करें, गॉड पार्टिकल, जो मटेरियल साइंटिस्ट है ना, वो कहते हैं कि कोई एक पार्टिकल है जिससे सब कुछ फिर बन रहा है, उसको उन्होंने नाम दिया गॉड पार्टिकल का। तो हमें तो पता है वो अल्लाह है। तो हाँ, वो कुछ चीजें हैं, इसको हम इंशाल्लाह किसी क्लास में डिस्कस करेंगे। हमारे पास बहुत से लेक्चर्स ऐसे भी होंगे जिस दिन कुछ पढ़ने को नहीं होगा, तो हम इस तरह की चीजों को डिस्कस करेंगे, ठीक है? और आप कहेंगे तो मैं उस किताब को ले आऊंगी, हम उस किताब को भी डिस्कस कर लेंगे क्लास में।
तो इस ये एक बहस और है, इसको हम जो है वो किसी और दिन पे रखते हैं। तो अभी जो बात हो रही थी वो एंट्रोपी की, जो एंड हम करेंगे ना थर्मोडायनेमिक्स का, वो इंशाल्लाह एंट्रोपी पे करेंगे। और एंट्रोपी इज अ वेरी बेसिक, वेरी फंडामेंटल थिंग, और ये हमें समझना जो है वो सही मानों में समझना ज़रूरी है। और इस पे फिर हमारा एंड हो जाएगा। थोड़ी सी स्टार्ट्स पढ़ेंगे और कुछ चीज़ें मैं एक्सक्लूड करूँगी। मैं आपको, मेरा मकसद ये नहीं है कि सारी जो है ना वो फिजिक्स की चीज़ें सिखा दी जाएं। मकसद ये है कि थर्मोडायनेमिक्स आपको आती है और सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो बहुत सी चीज़ें, अब जैसे फर्स्ट चैप्टर भी मैंने आपको भेजा, इसमें सिर्फ 1-2 टॉपिक्स मैंने एक्सक्लूड करने हैं जो नहीं पढ़ाने मैंने, लेकिन आपकी इन्फॉर्मेशन पूरी हो इसलिए जो है वो मैंने सेंड कर दिया है, ठीक है। प्लस ये कि असाइनमेंट्स वगैरह का सिलसिला हमारा रहेगा, सॉल्विंग जो हम करेंगे वो आपने जो है वो मुझे सबमिट भी करवानी होगी ग्रुप वाइज, जैसे भी होगा। तो आज जो कुछ इंट्रोडक्शन था वो यहाँ तक कंप्लीट हो गया है। एक माइंड मैप आपके माइंड में बन चुका है, कॉन्सेप्ट बन गया है जो हम पढ़ने जा रहे हैं। और अब जो लेक्चर होगा वो प्रॉपर्ली हमारे कोर्स का स्टार्ट होगा। और अब उसके बारे में मैं ये सोच रही हूँ आपके आने से पहले कुछ जो है वो लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके हों, ताकि चूंकि ये सेमेस्टर शॉर्ट है, आपको पता है, फिर आगे विंटर का जो भी प्रोसेस शुरू हो जाता है फिर उसमें जो है वो चीज़ें मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो जाएंगी। तो इसलिए अभी स्टार्ट करने का मकसद ये है कि हम इस टाइम को वेस्ट ना करें, यूटिलाइज कर लें, बाद में हमारे लिए आसानी रहे, ठीक है। तो अब इस वीक के अंदर आज हमारे पास क्या डे है जी? वेडनेसडे। यस मैम। हाँ जी, वेडनेसडे है। तो हमारा लेक्चर नंबर 1 आज डन हो चुका है, दैट वाज बेसिकली इंट्रोडक्शन। तो अब मेरा ये ख्याल है कि आपको मैं 3 लेक्चर्स जो है मिनिमम और दूंगी मंडे को आपके आने से पहले तक। और उन लेक्चर्स को फिर जैसे भी मैनेज होगा मैं उस तरह से करूंगी। मे भी पॉसिबल है कि लाइव लेक्चर ना हो, रिकॉर्डेड लेक्चर हो जो कि आपको सेंड कर दिया जाए, जिसको आप बाद में समझ लें और फिर हम कोई लाइव सेशन रख के उसमें उसके क्वेश्चन आंसरिंग जो है वो करें। यस मैम। ठीक है, तो अगर मैं उसको रिकॉर्ड करती हूँ, रिकॉर्ड करके मे बी पोस्ट करके आपको जो है वो उसका भेज दूंगी, लिंक भेज दूंगी या आपके ग्रुप में जो है वो उसको सेंड कर दूंगी। तो बेसिकली हमने स्टार्ट चैप्टर 1 ही मैम करना आज है। वाला लेक्चर सेंड कर दीजिए। आज वाला लेक्चर रिकॉर्डिंग इसकी हो रही है। ये रिकॉर्डिंग काफ़ी लेंथी होगी तो इसको फिर कहीं और अपलोड किया जाएगा। तो चले मैं करती हूँ कोशिश, फिर आपको बताती हूँ पहुँच जाएगा आप तक। ओके मैम। ठीक है जी, नाउ यू कैन गो, और फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ओके मैम, अल्लाह हाफिज़। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। मैम अटेंडेंस हो चुकी है आपकी? ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।